जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो ना हमारा बहुत ही खास है क्योंकि आज इस वीडियो में हम अभी जो करंट टाइम पर युद्ध चल रहा है ईरान में उसी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि ये जो युद्ध है काफ़ी महीनों से ऐसे चल रहा है, तो इसमें वीडियोस भी बहुत सारी बन चुकी हैं एंड आपने काफ़ी वीडियोस देखी भी होंगी। लेकिन अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट, यार ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट है क्या, तो आज इस वीडियो में यही पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको बहुत ही ईजी वे में हम समझने वाले हैं कि यार ये मतलब हो क्या रहा है, इसमें यूएसए क्या चाहता है, ईरान की क्या गलती है कि यूएसए इतने दिनों से युद्ध कर ही जा रहा है, ऐसा क्या विवाद है कि ये विवाद शांत ही नहीं हो रहा है, कोई इसका समझौता ही नहीं हो पा रहा है। आज इस वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट हम एकदम इजी वे में समझेंगे। जैसे आपने इतनी सारी वीडियोस पर भरोसा किया था और आपको नहीं समझ में आया, तो एक वीडियो पे और भरोसा करो। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है एकदम आपका क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा। आप खुद वीडियो बनाकर किसी दूसरे को समझा सकते हो कि आखिर ये पूरा जो ईरान में युद्ध हो रहा है ये है क्या, इस तरह से समझेंगे। तो बस आपको एक काम करना होगा कि अंत तक वीडियो में बने रहना होगा। तो देखो, बहुत ही सिंपल तरीके से एकदम इंगेजिंग वे में समझेंगे। आप अगर एक चीज़ नोटिस कर रहे हो तो ये जो यूएसए और ईरान के बीच में युद्ध हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि ये जो ईरान है एकदम दूध का धुला है, पूरा एकदम अभी यूएसए से ही युद्ध कर रहा है और तो ये युद्ध करता ही नहीं है। इसका तो विवाद इजराइल से भी होता रहता है हमेशा, अभी यूएसए से हो रहा है। ईरान एक मुस्लिम देश है, लेकिन इसके पास के जो मुस्लिम देश हैं उनसे भी इसका विवाद ऐसे होता रहता है, ऐसे हमेशा युद्ध। तो ईरान एकदम खास है ना, ईरान का सबसे युद्ध हो रहा है, सबसे विवाद हो रहा है। तो आज इस वीडियो में ना इसी खास तरीके से हम ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है इसको समझने भी वाले हैं। अगर हम ईरान को समझ गए तो ये जो पूरा विवाद है, ईरान का विवाद है इजराइल से, ईरान का विवाद जो है यूएसए से, ईरान का विवाद है उसके साथ ही मुस्लिम देशों से, सारा कॉन्सेप्ट जो है, सारा कॉन्फ्लिक्ट हमारा एकदम क्लियर हो जाएगा अगर हम ईरान को समझ गए। तो आज इस वीडियो में ना हम स्टेप बाय स्टेप जो ईरान का इतिहास है उसी को समझने वाले हैं। मैं ये पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है ना ये समझाऊंगा ही नहीं, ये इतिहास को ईरान के स्टेप बाय स्टेप ऐसे समझाऊंगा। ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे ईरान का यूएसए से हो गया, ईरान का इजराइल से हो गया, ईरान का खुद उसके मुस्लिम देशों से हो गया, सारा कॉन्फ्लिक्ट आपका एकदम इजी वे में क्लियर हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं, आखिर क्या है ईरान का इतिहास। तो ये जो ईरान का इतिहास है हम समझेंगे तो एकदम बेसिक लेवल से समझेंगे, एकदम शुरू से, क्योंकि ये जो बेसिक लेवल से अच्छे से एकदम समझे रहेंगे एकदम स्टार्ट से ना, तो जब आगे चीज़ें समझेंगे तो ये एकदम बेस तैयार हुआ रहेगा आपका। तो जब आगे चीज़ें समझोगे ना तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे। तो एकदम शुरू से शुरू करते हैं। ईरान का जो इतिहास है ना वो स्टार्ट होता है 1500 BC, यानी ईसा मसीह के पैदा होने से 1500 साल पहले। क्या हुआ था उस समय एक ऐसी चीज हुई थी कि मध्य एशिया में एक जनजाति रहती थी, आर्यंस। ये आर्यंस लोग मध्य एशिया से ऐसे पलायन करके ईरान की भूमि पर आए थे, ये चीज हुई थी। लेकिन आप लोग बोलोगे कि यार ये जो आर्यंस लोग थे ये तो भारत में आए थे ना, ये ईरान में कैसे चले गए। तो ये जो मध्य एशिया में जनजाति रहती थी जिसे आर्यंस कहते थे, ये लोग ऐसे दक्षिण की तरफ आ रहे थे। तो जब आए तो ये दो ग्रुप में बढ़ गए थे। पहला ग्रुप अपने भारत की तरफ गया था जिसे हम कहते हैं इंडो आर्यन, एंड जो दूसरा ग्रुप था वो ईरान की साइड आया था जिसे कहते हैं ईरानियन आर्यन। तो जैसे हमारे देश में जैसे बहुत से लोग आर्यों को अपना पूर्वज मानते हैं, तो वैसे ही जो ईरान के लोग हैं ना वो भी आर्यों को ही अपना पूर्वज मानते हैं। तो ऐसा तो था नहीं कि ये जो आर्यंस लोग जब आए ईरान में तभी यहाँ पे लोग ऐसे रहने लगे, पहले भी लोग रहते होंगे, काफ़ी जनजातियाँ होंगी ना पहले, तो काफ़ी जनजातियाँ भी रहती थी आर्यंस के आने से पहले। कैसी जनजातियाँ थी? बहुत सारी जनजातियाँ थी छोटी छोटी। इनमें एक जनजाति जो थी बहुत ही फेमस थी, उसका नाम था पर्सिस जनजाति। ये जो पर्सिस जनजाति के लोग थे ना बहुत ही इतने फेमस थे कि ये जो आसपास वाला पूरा एरिया था इसे पर्सिया कह के बुलाया जाता था उस समय। और ये जो पर्सिया नाम है ना ये 1935, अभी करंट 1935 तक इसका एरिया का नाम पर्शिया ही था। 1935 के बाद ईरान किया गया है। तो बेसिकली ये जो पूरा एरिया था पर्शिया के नाम से ही जाना जाता था। तो जब आर्यंस लोग आए यहाँ पे आके ऐसे घुल मिल कर सारी जनजातियों में रहने लगे। ये जो पर्सिस जनजाति थी ना एक धर्म को फॉलो करती थी जिसका नाम था जोरोस्ट्रियानिज्म धर्म। बेसिकली जो हम पारसी धर्म कहते हैं ना ये वही है। तो इसमें क्या करते थे, इनके एक महान देवता हुआ करते थे अहुरा माजदा, एंड ये अग्नि को बहुत ही पवित्र मानते थे इस धर्म में। और ये जो खोज की थी इस धर्म की जोरोस्टर नाम का एक व्यक्ति था उसने की थी। तो ये धर्म था। तो अब ये आर्य लोग आए, अच्छे से घुल मिलकर रहने लगे। तो यहाँ पे जो ह्यूमन लोग हैं एकदम अच्छे से रहने लगे सब कुछ, और ऐसे ही चला हुआ आ रहा था। तो ये तो शुरुआत का हो गया कि कैसे कौन से लोग ऐसे ईरान की धरती पर आए थे, बस के रह गए थे, एंड कौन सी जनजातियां यहाँ पे रहती थी, किस जनजाति के कारण ये जो पूरा एरिया था उसे पर्शिया कहा जाता था, कैसे ये यहाँ पे कौन सा पहला धर्म था जो ऐसे सब पूरा विस्तार हुआ उसका। तो ये तो हमने शुरुआत का समझ लिया। अब ये जो 1500 BC से हमने कहानी स्टार्ट किया था तो ऐसे ही चलता रहता है, और अब साल आता है हमारा 550 BC।
अब ये 550 बीसी में एक बहुत ही खास चीज होती है, ये जो पर्शिया का पूरा एरिया था, यहाँ पे सबसे पहले साम्राज्य का निर्माण होता है। पर्शियन हिस्ट्री का सबसे पहला अंपायर एक्मेडिक अंपायर। कौन था संस्थापक? एक साइरस द ग्रेट नाम का व्यक्ति था, इन्हीं जनजातियों में रहता था। उसका सोचना था कि क्यों ना ये सारी जनजातियों को इकट्ठा करके एक साम्राज्य का निर्माण किया जाए। तो वही 550 बीसी में वो पूरा एक साम्राज्य का निर्माण करता है और उसका नाम रखता है एक्मेडिक साम्राज्य। ये जो एक्मेडिक साम्राज्य था 550 बीसी से लेकर 330 बीसी तक चलता है। तो ये जो साइरस द ग्रेट है ना, इसके शासन काल में एक बहुत ही बेहतरीन चीज हुई थी जिसे हमें समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसे समझ लेंगे तो बहुत ही बेहतरीन से, ये जो अभी करंट टाइम पर आप देख रहे हो ईरान और इजराइल इतने एक दूसरे के दुश्मन हो रखे हैं, लेकिन उस समय जब ये साइरस द ग्रेट था उस समय क्या माहौल था उसको समझते हैं। क्या हुआ था, ये जो अपना एक्मेडिक साम्राज्य बना के रखा था, ये पूरा वो पर्सिया वाला जो एरिया था वहीं पे ऐसे बना था। तो बाकी बगल में भी काफी राज्य हुआ करते थे, तो वहीं पे ना जो इराक है, ईरान के बगल में इराक है, इराक में एक जगह था बेबीलोन, वहां पे भी एक शासक रहता था। तो वो शासक क्या करता है, अब वहां पे वो शासक था एंड जो इजराइल वाली जमीन है ना, वहां पे यहूदी लोग रहते थे उसी समय 550 बीसी के पहले से ही रहते थे, लेकिन उस समय वहां पे यहूदी लोग भी रहते थे। तो उधर यहूदी हो गए, इधर बीच में हो गया ये बेबीलोन वाला शासक एंड इधर इनका एक्मेडिक अंपायर हो गया। अपने भारत में क्या हो रहा था उस समय, अपने भारत में चूंकि 550 बीसी के करीब वाली समय था ना, तो 563 के करीब वही बौद्ध धर्म की जड़ें जो है काफी फैल रही थी हमारे भारत में, और सनातन धर्म तो पहले से ही था। तो हमारे भारत में ऐसा चल रहा था, बौद्ध धर्म था, ये जो एक्मेडिक साम्राज्य है चूंकि पर्सी जनजाति ज्यादा फेमस थी और ये काफी पॉपुलर हो चुकी थी, इसका धर्म भी काफी पॉपुलर हो चुका था। तो ये जो एक्मेडिक साम्राज्य था, यहाँ पे जोरोस्ट्रियानिज्म धर्म यानी पारसी धर्म था एंड यहूदी धर्म वहां पे था ही। तो आपको एक चीज बता दूं, जैसे हमारा सनातन धर्म सबसे पुराना है ना, तो वैसे यहूदी धर्म जो है वो भी हमारे सनातन धर्म के बाद अगर कोई पुराना धर्म है तो यहूदी धर्म है। तो ऐसा था। तो ये जो बेबीलोन वाला शासक था ना, ये क्या करता है, यहूदियों पर जाके आक्रमण कर देता है और आक्रमण करके वहां पे यहूदियों को बहुत बुरी तरह मारता है और बहुत सारे यहूदियों को ऐसे लाता है और कैद करके अपनी जेल में डाल देता है। जब ये साइरस द ग्रेट को पता चलता है तो ये क्या करता है, बेबीलोन के राजा को पराजित करता है एंड उसका पूरा साम्राज्य जो है अपने अंडर लेता है एक्मेडिक साम्राज्य के अंदर, और यहूदियों को कैद से छुड़वाता है एंड उनकी जगह थी इजराइल, वहां पे अच्छे से भेज देता है। तो ये देख रहे हो कि इतिहास में 550 बीसी के करीब जो ईरान वाली भूमि है, पहले पर्शिया कहा जाता था, उसका जो पहला शासक था, तो यहूदियों के साथ कैसे व्यवहार था इन लोगों का, कैसे उसने बेबीलोन पर आक्रमण करके यहूदियों को बचाया था, और आज कैसे ये पूरा क्या परिस्थिति बदल गई कि आज एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। तो इसको समझने के लिए अब ऐसे ही थोड़ा हमें इतिहास में ऐसे बढ़ते रहना होगा। अब चूंकि मैंने बताया कि ये जो एक्मेडिक साम्राज्य था 550 बीसी से लेकर 330 बीसी तक चलता है, तो 330 बीसी में ऐसा क्या हुआ था कि ये जो एक्मेडिक साम्राज्य है ये समाप्त हो जाता है। तो 330 बीसी में ना एक आक्रमण होता है ये एक्मेडिक साम्राज्य पर। किसका आक्रमण होता है? अलेक्जेंडर का नाम सुन रखा होगा ना आपने। तो अलेक्जेंडर ग्रीक में रहने वाला, ग्रीक की एक जगह है मैसेडोनिया, वहां पे पैदा हुआ था। इसके गुरु अरस्तु थे। इसका बहुत ही बड़ा सपना था, इसने सोचा था कि पूरी दुनिया पे जो है हमारा शासन होगा, तो इसीलिए ये पूरी दुनिया को जीतने के लिए निकल पड़ता है। तो चूंकि ग्रीक से ऐसे निकला था, यूरोप से, तो इधर से आते हुए अब इसको एक्मेडिक अंपायर मिलेगा। तो 330 बीसी में ये एक्मेडिक अंपायर पर पूरे ऐसे हमला करता है और पूरा एक्मेडिक अंपायर जो है समाप्त हो जाता है। इस समय जो एक्मेडिक अंपायर का राजा था वो डेरियस फर्स्ट था, तो उसको हरा देता है एकदम, ये एक्मेडिक अंपायर जो है ध्वस्त हो जाता है। अब ये जो अलेक्जेंडर था ना, इसने एक्मेडिक साम्राज्य को ऐसा विध्वंस किया था कि 330 बीसी के बाद ना ये कोई यहाँ पे साम्राज्य बना ही नहीं। 330 बीसी से लेकर 247 बीसी तक ऐसे ही ये पूरा जो एरिया था ऐसे खाली रहता है, मतलब जनजातियां छोटी मोटी रहती हैं, कोई साम्राज्य नहीं बना तब से। फिर साल आता है 247 बीसी। इसमें क्या होता है, एक साम्राज्य का निर्माण होता है, पार्थियन साम्राज्य, लेकिन बहुत ही वीक साम्राज्य था, तो 20 साल ही चलता है। तो बेसिकली 247 से 227 तक वो चलता है। देन इसके बाद आता है बहुत ही बड़ा साम्राज्य जो राज करता है 900 सालों तक, 227 बीसी से लेकर 651 एडी तक। कौन सा था साम्राज्य? ससेसियन साम्राज्य। ये जो ससेसियन साम्राज्य है ये पूरा एकदम मस्त वो जो पर्शिया की भूमि थी उस पर शासन करता है तकरीबन 900 सालों तक। तो ये बेसिकली बहुत ही अच्छे से शासन करता है। इसके समय ज्यादा उतने युद्ध भी नहीं होते भी थे, जो अच्छे से ये जीत लेता था। एंड बेसिकली 900 सालों तक ये ससेसियन जो साम्राज्य था इसका शासन रहता है पर्शिया की भूमि पर। ये जो ससेसियन साम्राज्य था ना, इसमें क्या होता है, ये जो पूरा एरिया था बहुत ही अच्छे से डेवलप होता है, और ये जो पारसी धर्म था यानी जोरोस्ट्रियानिज्म धर्म, इसका भी बहुत ज्यादा विकास होता है। पूरा जो साम्राज्य है उसमें सब जोरोस्ट्रियानिज्म धर्म को बहुत ही अच्छे से फॉलो करने लगते हैं। तो बेसिकली ऐसे चलता रहता है। तो अब साल आता है हमारा 651 एडी। अब इसमें एक बहुत ही बेहतरीन चीज होती है, और जिसके कारण ये जो पूरे पर्शिया का इतिहास था पूरा बदल जाता है, सब चीजें बदल जाती है। तो क्या होता है आपको पता ही होगा कि ये जो 651 एडी है, इसी के करीब तो इस्लाम भी आ गया था ना
विश्व में। तो अब इस्लाम आ गया था, तो इस्लाम को जो मानते थे वो लोग ऐसे इस्लाम का पूरे दुनिया में प्रचार करने के लिए आक्रमण भी कर रहे थे। आपको पता होगा मुस्लिम लोग हर पूरे साम्राज्य पर, तो ये लोग जो मुस्लिम लोग थे ऐसे ये जो ससेसियन साम्राज्य था इस पर आक्रमण कर देते हैं। और ये जो ससेसियन साम्राज्य के जो सारे लोग थे ये तो जोरोस्ट्रियानिस धर्म को मानते थे, इस्लाम नहीं मानते थे। तो ये जो मुस्लिम लोग थे इन्होंने पूरे जो जोरोस्ट्रियानिस धर्म को मानते थे उन लोगों को ऐसे इस्लाम में कन्वर्ट कराया, और जो लोग मान गए वो तो ठीक है कन्वर्ट हो गए, जो लोग नहीं माने उनको मार दिया। एंड बहुत से लोग ना ऐसे जो कन्वर्ट नहीं होना चाहते थे वो अपना जिंदगी बचाकर ऐसे भाग के निकल गए। तो जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वहां से ऐसे भागे तो हमारे भारत में आए थे। भारत में कहाँ आए थे? अगर वहां से ऐसे आएंगे तो कहाँ पे पहुंचेंगे? गुजरात में पहुंचेंगे, महाराष्ट्र में। तो आपको बता दूं कि हमारे भारत में ना सबसे ज्यादा अगर पारसी लोग रहते हैं तो हमारे भारत में रहते हैं। तो ये जो पारसी लोग थे ना हमारे जब भारत में आए तो गुजरात साइड आए थे। तो इसका एक बहुत ही मस्त कहानी है, फेमस है। क्या होता है कि जब ये लोग ऐसे आए तट पर, समुद्र के तट पर, तो इनको ऐसे रोक लिया गया। वहां पे जो राजा थे वो आए, तो ये लोग जो पारसी लोग थे उनसे पूछा कि कौन हो तुम, कहां से आए हो? तो ये पारसी लोग बोले कि ऐसा ऐसा है, हमारे ऐसे देश पे आक्रमण हो गया है और वो लोग बोल रहे हैं ऐसे कन्वर्ट हो जाओ, हम अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहते, हमको अपने देश में रहने दो ना। तो राजा बोलते हैं नहीं, हमारे देश में जगह वगैरह नहीं है, खुद ही इतना दिक्कत चल रहा है, तुमको नहीं रहने देंगे। तो पारसी लोग बोलते हैं कि यार जैसे चीनी पानी में घुलकर मिल जाता है ना, वैसे ही हम भी घुलकर मिल जाएंगे पूरे भारत में, कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छे से हमें रहने दो ना। तो वो जो राजा है वो मान जाते हैं और इस प्रकार जितने भी पारसी लोग हैं सब ऐसे भारत में आ जाते हैं। आपको जानकर खुशी होगा कि सबसे ज्यादा पारसी लोग अगर कहीं रहते हैं तो वो भारत में ही रहते हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या पारसी धर्म वाले लोगों का भारत में है। एंड दूसरे नंबर पर वही पर्सिया जो अभी करंट टाइम पर ईरान है, उसमें माइनॉरिटी के रूप में वही वो लोग जोरोस्ट्रियानिज्म धर्म कहते हैं, हम लोग पारसी धर्म कहते हैं, क्योंकि ऐसे पर्सिया से आ रहे थे ना, तो ऐसे बोला था कि पर्सिया से आ रहे हैं, तो हम लोग ऐसे पारसी उनको भी कहने लगे, उनके धर्म को भी पारसी ही कहने लगे। एंड आपको पता ही होगा कि ये पारसी लोग ने हमारे भारत के विकास के लिए कितना योगदान दिया है। चाहे वो रतन टाटा हो, भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन, चाहे वो सैम मानेकशॉ हो, भारत के पहले सीडीएस जिन्होंने बांग्लादेश पैदा किया, एंड चाहे वो होमी जहांगीर भाभा हो, भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक, पारसी लोगों ने भारत के विकास के लिए बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। तो ये तो पारसी लोगों का हो गया पूरा कि मतलब कैसे वहाँ ईरान में रहते थे, फिर उसके बाद इस्लाम आया तो सबको कन्वर्ट होना पड़ा, और जो नहीं कन्वर्ट हुए ऐसे भारत में भाग के चले आए और हमने उनको रहने दिया, तो सबसे ज़्यादा हमारे भारत में रहते हैं। तो ये बेसिकली पारसी लोगों का हो गया। अब ये जो ईरान की भूमि है ये अब पारसियों की भूमि नहीं रही, अब ये हो गई इस्लाम की भूमि। अब यहाँ पे सब लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ से जो इतिहास है ना वो अलग ही रूप लेता है। अब 651 ईस्वी जब इस्लाम आ गया ऐसे पर्शिया की भूमि पर, तो वहां से लेकर 1500 ईस्वी तक ना ऐसे ही नॉर्मल चलता रहता है। इस्लाम का जो प्रचार प्रसार है काफी वहां पे होता है, कुछ ऐसी खास चीज नहीं होती इस टॉपिक से रिलेटेड, हमारे ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे रिलेटेड कुछ खास चीज नहीं होती। जो होती है ना 1500 ईस्वी के बाद होती है। तो अब ये 1500 ईस्वी के बाद वाला इतिहास ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझना होगा। अब 1501 ईस्वी में ना एक ऐसी चीज होती है कि जिसके कारण ये जो ईरान का पूरा इतिहास है एकदम बदल जाता है। क्या होता है पता है? इसमें एक साम्राज्य की स्थापना होती है, सफाविद साम्राज्य। सफाविद साम्राज्य की जो स्थापना थी ये की थी शाह इस्माइल ने। तो देखो 651 में इस्लाम आ गया ये पर्शिया की भूमि पर, तो साम्राज्य बन रहे थे लेकिन उतने खास नहीं थे, मतलब ऐसे बन रहे थे, कुछ उन्होंने ऐसा खास नहीं किया था जो इस कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। ये जो 1500 ईस्वी में ये बना सफाविद साम्राज्य, इसने एक ऐसी चीज की जो आज भी ये रिलेटेड है, पूरा जो ये विवाद चल रहा है इससे। तो ये शाह इस्माइल क्या करता है पता है? ये जो पूरा इसका साम्राज्य था सफाविद साम्राज्य, इसको शिया इस्लाम में कन्वर्ट कर देता है। तो ये अगर हमें समझना है कि ये शिया इस्लाम, तो इसके लिए हमें थोड़ा ये शिया और सुन्नी का डिफरेंस समझना होगा कि ये शिया इस्लाम में मतलब कैसे कन्वर्ट कर दिया। तो देखो ये जो इस्लाम है ना ये दो विचारधाराओं में बटा हुआ है। सबसे पहला सुन्नी, देन दूसरा शिया। ये सुन्नी क्या होता है? तो देखो जब हजरत मोहम्मद साहब का डेथ हुआ ना, तो ये जो हजरत मोहम्मद साहब थे इनके बाद अब हुआ कि कौन लीडर बनेगा, यानी अगला खलीफा कौन बनेगा। तो ये जो सुन्नी विचारधारा वाले लोग हैं ये इनका कहना है कि जैसे जो हजरत मोहम्मद साहब थे उनके जो शिष्य थे अबू बकर, उनको बना लेते हैं। बेसिकली हम ना लीडर जो चुनेंगे ऐसे इलेक्शन करके, जो कैपेबल रहेगा उसको ऐसे लीडर बनाएंगे, खलीफा बनाएंगे। तो जो सुन्नी विचारधारा वाले हैं ये लोग पहले खलीफा ऐसे अबू बकर को मानते हैं। एंड ये जो शिया विचारधारा वाले हैं इनका कहना है कि जैसे हजरत मोहम्मद साहब के बाद अगर कोई लीडर बनना चाहिए तो उनके परिवार का ही बनना चाहिए। तो ये जो शिया विचारधारा वाले हैं ये कहते हैं कि उनके जो चाचा के बेटे थे यानी उनके कजन अली,
पहले खलीफा वो होंगे। तो चूंकि ये जो है अबू बकर को मानते हैं, उनके जो शिष्य थे पहले खलीफा उनको मानते हैं सुन्नी विचारधारा वाले, और जो शिया विचारधारा वाले हैं उनके जो कजन थे अली, उनको पहला खलीफा मानते हैं। तो यही डिफरेंस है इनके बीच का। तो जो पूरा जो इस्लाम फैला था वो पूरा सुन्नी विचारधारा वाला ही इस्लाम था। जो शिया विचारधारा वाले थे वो हर जगह माइनॉरिटी में थे। तो ये जो शाह इस्माइल था ना, ये भी सुन्नी विचारधारा मानता था, लेकिन चूंकि इसके बगल में ना ये जो इसका सफाविद साम्राज्य था, इसके बगल में काफी और एम्पायर थे। ऑटोमन एम्पायर था, और उधर जो मध्य एशिया है वहां पे उज्बेकों का कुछ एम्पायर था। ये सब सुन्नी विचारधारा वाले थे। तो अब इसने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा अपना ये जो सफाविद साम्राज्य इसको थोड़ा अलग बनाऊं, मतलब ऐसे सबके जैसा नहीं रहना, थोड़ा मुझको अलग बनाना है। तो ये क्या करता है कि ये जो अपना साम्राज्य था इसको सुन्नी से बदलकर शिया में कन्वर्ट कर देता है। ये कैसे करता है, जितने भी सुन्नी विचारधारा वाले थे लोग उनको ऐसे हटा देता है, मार देता है, एंड जितने भी और शिया विचारधारा वाले लोग कहीं भी थे दुनिया में उन सबको बुला के अपने वो जो पर्शिया वाली जगह थी सफाविद साम्राज्य उसमें शामिल कर देता है। इस प्रकार जो सफाविद साम्राज्य था उसमें शिया पॉपुलेशन बहुत ही बढ़ जाती है एंड सुन्नी पॉपुलेशन घट जाती है। तो आपको अब मालूम ही होगा कि ईरान जो है दुनिया का एकलौता शिया मुस्लिम देश है। तो इस प्रकार ये जो सफाविद साम्राज्य का संस्थापक था शाह इस्माइल, ये पूरा जो पर्शिया था इसको शिया विचारधारा में बदल देता है, और ये जो ईरान होता है ये शिया विचारधारा वालों का देश बन जाता है, पहला एकमात्र शिया विचारधारा वालों का देश। हर जगह शिया जो है माइनॉरिटी में। अब समझते हैं कि ये फिर विवाद क्या है, ये शिया विचारधारा का बन गया तो फिर विवाद क्या है, इससे क्या दिक्कत है। तो देखो, जब भी जैसे कोई धर्म बनता है तो जब धर्म में जब मतभेद हो जाते हैं लोगों के अंदर, जैसे कोई धर्म है उसके अंदर जब मतभेद हो जाते हैं, कोई कुछ मानने लगता है कोई कुछ मानने लगता है, तो वही धर्म के अंदर दोनों सेम धर्म के हैं लेकिन चूंकि वो अलग मानता है तो उनके बीच में ज्यादा बनता नहीं है। तो अब इस्लाम के अंदर अब ये शिया और सुन्नी में बढ़ गए तो अब वो अलग विचारधारा मानते हैं, वो अलग विचारधारा मानते हैं। तो जिसके कारण ये जो ईरान है अब ये शिया है और जो अदर कंट्रीज है वो सुन्नी है, तो जिस कारण ये ईरान का ना किसी अदर मुस्लिम कंट्रीज से भी नहीं जमता है क्योंकि उसका अलग विचारधारा है, उनका अलग विचारधारा है। तो ये तो हो गया कि ये मुस्लिम देशों से क्यों नहीं बनता, उनसे विवाद होता रहता है। लेकिन अब समझते हैं कि ये इजराइल से ऐसा क्या दुश्मनी है। अच्छा देखो, इतने सारे मुस्लिम देश है ना वहां पे, इजराइल सारे मुस्लिम देशों से एकदम घिरा हुआ है, लेकिन ईरान ही इतना मतलब उसे क्यों परेशान करता है, ईरान से ही उसका इतना क्यों मतलब एकदम झगड़ा रहता है, और मुस्लिम देश तो एकदम शांत बैठे हैं ना, ईरान क्यों इतना तंग करता है। अब उसको समझते हैं। तो देखो, जितने भी मुस्लिम देश हैं अगर आप उनसे पूछोगे तो वो उनका सीधा ही कहना है कि ये जो फिलिस्तीन है उसको अपना उसका जगह मिलना चाहिए, इजराइल वहां से हटना चाहिए, फिलिस्तीन को उसका अधिकार मिलना चाहिए। सब मुस्लिम देश का ये कहना है। अब जो है मुस्लिम जो देश है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, मैंने आपको बताया, सुन्नी और शिया। अब सुन्नी का जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है, बहुत सारे देश हैं सुन्नी इस्लाम वाले ये मुसलमानों के। तो अब जब सुन्नी के बहुत ज्यादा है तो ये क्या होता है इसमें, अब जो सुन्नी वाले हैं वो सोचता है जैसे कोई देश है, दो सुन्नी देश है, अब ये वाला सोचेगा अरे ये वाला कुछ करेगा ना इजराइल को, ये वाला सोचेगा ये वाला करेगा ना। तो अब इतने सारे देश हैं तो वो आपस में ही ऐसे सोचते रहते हैं अरे ये कुछ करेगा ना, अरे ये कुछ करेगा ना। सब चाहते हैं कि फिलिस्तीन को उसका मिल जाए, लेकिन कोई करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि सुन्नी विचारधारा वाले बहुत सारे देश हैं और कोई वैसा भी नहीं है, वो सब सोचते हैं कि अरे वो करेगा वो करेगा वो करेगा, तो कोई नहीं करता। लेकिन अब शिया विचारधारा वाला तो यही है, एक ईरान ही है ना। तो अब जब अगर वो फिलिस्तीन को उसका हक दिलाना है तो बेसिकली फिलिस्तीन को हक दिलाना है तो उससे ना इसको ग्रेट बनना है। देखो, सुन्नी विचारधारा वाले चाहते हैं कि हम उसको उसका हक दिलाए फिलिस्तीन को तो हम ग्रेट बन जाएंगे कि सुन्नी विचारधारा वाले एकदम सुन्नी विचारधारा ग्रेट है। एंड ये ईरान चाहता है कि नहीं, अगर हमने हक दिला दिया फिलिस्तीन को तो हमारा एकदम ग्रेट हो जाएगा, शिया विचारधारा ग्रेट हो जाएगी। अब सुन्नी विचारधारा वाले ज्यादा इतना प्रोग्रेसिव नहीं है क्योंकि वो ऐसे सोचते रहते हैं कि ये करेगा, बहुत सारे देश है तो उसमें हो ही नहीं पाता, कोई नहीं करता। अब ये ईरान अकेला ही है शिया विचारधारा वाला, तो इसलिए एकदम ऐसे लगाए रहता है इजराइल को कि एकदम इजराइल को हटाना है, फिलिस्तीन को बनाना है, क्योंकि अगर इजराइल को हटा दिया, फिलिस्तीन बना दिया तो एकदम पूरे जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसमें पूरा एकदम हो जाएगा कि अरे ईरान ने पूरा एकदम इजराइल हटा दिया, फिलिस्तीन को हक दिला दिया, शिया विचारधारा ग्रेट है, शिया विचारधारा ग्रेट है। तो बेसिकली ना ये पूरा माइंडसेट है जिसके कारण ये जो ईरान है ना ऐसे इजराइल पर हमेशा ऐसे हमला करता रहता है। ईरान जो है ना डायरेक्ट ऐसे इजराइल से युद्ध नहीं करता है, ये क्या करता है पता है, इसने काफी आतंकी संगठन बना के रखे हैं। आपने हिजबुल्लाह का नाम सुना होगा, ये हिजबुल्लाह जो आतंकी संगठन है ना, इसे ईरान ही ऐसे खर्चा पानी देता रहता है, असला बारूद ऐसे इजराइल को मारने के लिए। लेबनान में ये संगठन है ना हिजबुल्लाह, तो इसको ईरान ने ही ऐसे बनाया है। एंड आपने एक आतंकी संगठन का नाम और सुना होगा, हमास। ये जो फिलिस्तीन वाला एरिया है, चूंकि फिलिस्तीन वाला एरिया जो है दो पार्ट में डिवाइड है, पहला वेस्ट बैंक हो गया एंड दूसरा गाजा हो गया। गाजा में जो एक आतंकी संगठन
संगठन है हमास, उसको भी ऐसे हथियार वगैरह सप्लाई ये ईरान ही करता है ऐसे इजराइल का बाजा बजाने के लिए। ये दूसरा हो गया। एंड तीसरा, यमन में एक आतंकी संगठन है हुतीज, तो ये हुतीज को भी ऐसे मतलब असला बारूद देता रहता है इजराइल को परेशान करने के लिए। तो बेसिकली ऐसे इसने आतंकी संगठन बना के रखे हैं, खुद ऐसे डायरेक्ट ज्यादा नहीं लड़ता, ऐसे आतंकी संगठन से ऐसे इजराइल से ये लड़ता रहता है। तो हम ये समझ गए कि कैसे ये जब सिया बना तो उसके बाद ये सिया विचारधारा का देश बन गया, तो जिसके कारण ऐसे इसका सारे मुस्लिम देशों से विवाद चलता रहता है, ये हो गया। एंड ये सिया विचारधारा के होने के कारण ही ये चाहता है कि मैं ऐसे श्रेष्ठ बन जाऊं, मतलब सिया विचारधारा बेस्ट है, उसने फिलिस्तीनियों को हक दिला दिया, इसके कारण ये इजराइल से ऐसे लड़ता भी रहता है ऐसे आतंकी संगठन बना के। तो ये तो इसका हो गया, लेकिन अभी इतिहास में आगे चलना पड़ेगा ना, तभी हमारा जो ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट है और क्लियर हो पाएगा। तो चलो इतिहास में ऐसे आगे बढ़ते हैं। और अब ये जो सफाविद साम्राज्य था, इसके समय पे यही एक खास चीज हुई थी कि इसने पूरा जो साम्राज्य था उसको सिया इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। एंड ये जो शाह इस्माइल थे ऐसे इन्होंने स्थापना किया था, इन्होंने ऐसे कन्वर्ट किया, तो ऐसे ये चलता रहता है। इनके बाद एक जो होते हैं शासक और होते हैं अब्बास इस्माइल, ये क्या करते हैं, ये काफ़ी ये जो साम्राज्य था पर्शिया वाला इसको बहुत ही डेवलप करते हैं, काफ़ी बेहतरीन शासक थे। बेसिकली ये जो पूरा एरिया था पर्शिया वाला उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से शासन करते हैं। एंड ये जो सफाविद साम्राज्य था ये 1501 ईस्वी से स्टार्ट होता है, 1736 ईस्वी तक ये जो सफाविद साम्राज्य था ये भी लास्ट में वीक हो जाता है एंड सफाविद साम्राज्य का अंत हो जाता है 1736 ईस्वी में। अब 1736 ईस्वी के बाद ना ये जो एरिया था यहाँ पे बहुत ही उथल पुथल मस्ती है। एक चीज समझने लायक है जो आप समझ सकते हो, आपने नादिर शाह का नाम सुना होगा। तो 1736 से 1779 तक ना ये शायद इसके बीच में यही जो नादिर शाह है यहाँ इसका शासन रहता है, ये अच्छे से सारी चीजों को मैनेज करता है। नादिर शाह के बारे में आपको थोड़ा बता दूं तो भारत में आया था, आक्रमण किया था, कोहिनूर जो हीरा था वो भी ऐसे भारत से लेके चला गया था। तो ऐसा है, तो इसके बीच में ये जो नादिर शाह था इसका शासन रहता है यहाँ पर्शिया की भूमि पर। इस समय पे ना अफगान लोगों का भी काफी इधर आक्रमण होता है, तो बेसिकली ये जो टाइम था ऐसे ही चलता रहता है। अब 1789 में एक डायनेस्टी और आती है यहाँ एरिया पर, कजार डायनेस्टी। अब यहाँ से थोड़ा हमें समझना बहुत ही जरूरी है, थोड़ा ध्यान से समझना। ये जो कजार डायनेस्टी थी इसके समय पे बस एक ही खास चीज हुई थी जिसके कारण ये हमें समझना पड़ रहा है। इसके समय 1906 में एक खास चीज हुई थी क्या, कि चूंकि अभी पूरा एकदम चल रहा था कि डायनेस्टीज ऐसे राजा शासन कर रहा था, तो जनता लोग ऊब गए, बोले कि नहीं हम ऐसे सरकार चुनेंगे उससे पूरा एकदम जो है सिस्टम चलेगा। तो बेसिकली जो संसद बनाएंगे और उनकी संसद को मजलिस कहते हैं वो बनाएंगे और हम जो है नेता उसको चुनेंगे। तो 1906 में क्या होता है कि ऐसे जैसे मतलब डायनेस्टी तो रहेगी, राजा रहेगा, लेकिन जनता द्वारा चुना गया नेता भी रहेगा। तो 1906 से ना ऐसे होने लगा। अब इसके बाद साल आता है हमारा 1925। अब यहां से ना हमारा जो पूरा मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं। 1925 में लास्ट डायनेस्टी आती है पहलवी डायनेस्टी। अब ये पहलवी डायनेस्टी क्या थी, ये पहलवी डायनेस्टी के जो संस्थापक थे रजा शाह पहलवी थे। अब ये जो रजा शाह पहलवी था ना बहुत ही अलग किस्म का इंसान था। ये जो रजा शाह पहलवी था ये वेस्टर्न कल्चर की तरफ ना बहुत ही ज़्यादा आकर्षित था, इसको वेस्टर्न चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती थी, एकदम उनको समझता था कि एकदम मॉडर्न है। तो ये चाहता था कि जैसे अमेरिका है, यूरोप है, वैसे ही ये जो ईरान है ना ये भी हो जाए, हमारा ईरान भी एकदम वेस्टर्न की तरफ बढ़े। जो ऐसे ये हमारी संस्कृति है ईरान की या जो इस्लाम हो गया ये उसमें ज़्यादा बिलीव नहीं करता था, वेस्टर्न की तरफ ज़्यादा आकर्षित था। तो उस समय की आप ईरान की महिलाओं की तस्वीरें देखोगे तो आप कहोगे यार गजब, मतलब बहुत ही बेहतरीन, एकदम कोई वही नहीं था, मतलब जैसे सारी महिलाएं जैसे आप यूरोप में हो या अमेरिका में हो ऐसे सब रहते थे ईरान में उस टाइम पे, ये रजा शाह पहलवी के समय पे। ये जो रजा शाह पहलवी था इसके समय पे एक बहुत ही बेहतरीन चीज हुई थी जिसके कारण इसे समझना पड़ रहा है। ये वेस्टर्न की तरफ तो बढ़ा, वेस्टर्न कल्चर को अपने ईरान में लाया, बहुत ही एकदम मॉडर्न बनाना चाहता था। ये तो किया ही, इसने एक चीज और की कि ये जो अभी तक नाम चला आ रहा था इस एरिया का, ये पर्शिया कहा जाता था। 1935 में इसने क्या किया, ये पर्शिया का नाम बदल के ईरान कर दिया। एंड फिर 1941 में ना इसे अपनी जो गद्दी है वो छोड़नी पड़ती है। क्या होता है उस समय, आपने द ग्रेट गेम का नाम सुना होगा। यूएसएसआर और ब्रिटेन के बीच अफगानिस्तान को लेकर जो गेम चलता था उसी को ग्रेट गेम कहते थे। जो विवाद चलता था बेसिकली, हमारे भारत पर ब्रिटेन का शासन था और ऊपर जो पूरा मध्य एशिया था उसको पूरा यूएसएसआर ने कंट्रोल करके रखा था। तो वहां पे वो यूएसएसआर एंड नीचे ये जो था ब्रिटेन था। तो अफगानिस्तान को लेकर हमेशा विवाद चलता रहता था, इसे ही कहते थे ग्रेट गेम। अब इसी के बगल में ईरान था तो इसी से कुछ विवाद हुआ था, तो उससे रिलेटेड ये जो शाह पहलवी था, रजा शाह पहलवी, इसको यूएसएसआर एंड ब्रिटेन ने ऐसे इसको गद्दी से हटा दिया था। तो इसके बाद साल 1941 में इसका बेटा रजा शाह पहलवी का बेटा मोहम्मद रजा पहलवी वो गद्दी पर बैठता है और वो ऐसे ये जो पहलवी डायनेस्टी है उसको आगे लेके जाता है।
अब ये जो इसका बेटा था मोहम्मद रजा पहलवी, ये तो एक हाथ और आगे था, मतलब इसको तो और भी ज्यादा अच्छा लगता था वेस्टर्न कल्चर। ये तो एकदम और अपने बाप से भी आगे था कि अपने ईरान को एकदम वेस्टर्न की तरह बनाएंगे, वेस्टर्न कल्चर और एकदम थोपने लगा। अब इससे क्या हुआ, जैसे देखो, अगर जैसे कोई भी देश है उसका अपना कल्चर होता है, उसकी अपनी संस्कृति होती है, तो अगर जैसे मान लो मोदी जी अभी क्या करें कि अरे वेस्टर्न कल्चर बहुत ही अच्छा है, एकदम सब छोटे छोटे कपड़े पहनो, ये करो, वो चीजें ऐसे अगर लागू करने लगे तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा। हमें हमारी अलग संस्कृति है, उनकी अलग संस्कृति है, अब इस्लाम में अलग संस्कृति है बुर्का पहनने की, तो सबकी अपनी अलग अलग संस्कृति है। अगर ऐसे ही दूसरे की संस्कृति ऐसे लागू करोगे तो लोगों को दिक्कत होगा ना। तो अब ये दिक्कत होना शुरू हो गया था कि ऐसे तुम वेस्टर्न कल्चर जो है अपने देश में थोप रहे हो, हमारी अलग संस्कृति है, हमारा अलग धर्म है, ऐसे क्या कर रहे हो। सारी ये जो जनता होती है ना, ये विद्रोह करने लगती है, लेकिन समय समय पर ये विद्रोह शांत भी करा दिया जाता है। लेकिन अब एक समय ऐसा आता है कि ये विद्रोह बढ़ भी जाता है। क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सन 1906 में ये भी तय हो गया था कि चलो राजा तो रहेगा, डायनेस्टी चलेगी, लेकिन कुछ एक ऐसा भी नेता रहेगा जिसे जनता द्वारा चुना जाएगा। तो उस समय जब ये मोहम्मद रजा पहलवी था, शासन कर रहा था सबसे ऊपर, तो वहां पे प्रधानमंत्री भी थे वो ईरान देश के। तो ईरान देश के वो जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था मोसादेग। ये क्या करते हैं कि ये जो ईरान था इसके अंदर ऑयल भी मिल गया था ना, तो ये ऑयल को नेशनलाइज कर देते हैं कि कोई जो बाहरी देश है वो आके ऑयल निकाल नहीं पाएगा। तो अब इससे क्या होता है कि ये कोई भी जो अब अमेरिका की तरफ, यूरोप की तरफ ये जो मोहम्मद रजा पहलवी था एकदम आकर्षित था, वो जो चाहते थे वही करता था, उनकी देश की तरह अपने देश को मनाना चाहता था। तो जितने भी लोग थे ना, ये भी समझते थे कि ये जो मोहम्मद रजा पहलवी है एक प्रकार से अमेरिका का, यूरोप का पपेट है। तो बेसिकली जब ये नेशनलाइज नहीं था तो ये लोग अच्छे से तेल निकाल लेते थे, सब कुछ एकदम अच्छे से होता था। जब तक ये रजा साहब पहलवी था ना, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीजें हो रही थी, इनके बीच का संबंध एकदम अच्छा था। आपको एक चीज बता दूं, 1948 में इजराइल बना, तो इजराइल जब बना ना, तो ईरान में ये जो शासन कर रहा था मोहम्मद रजा पहलवी था, और ये मोहम्मद रजा पहलवी ने ईरान को देश की मान्यता दे दी जब ये बना। क्यों? क्योंकि ये वेस्टर्न की तरफ आकर्षित था ज्यादा, और चूंकि ब्रिटेन ने उसको बनाया था, ये सब यूएसए वगैरह सब साथ थे, तो इसने भी मान्यता दे दी कि ठीक है इजराइल हम बना देते हैं। और आज जो एक दूसरे के दुश्मन हो रखे हैं, अब देखो रजा साहब पहलवी जब तक था तब तक सब चीजें एकदम सही चल रही थी, क्योंकि लोग समझते थे कि वो एकदम उसका पपेट है। तो वो लोग भी जो यूएसए वाले हो गए, यूरोप वाले, उसको एकदम ऐसे बचा के रखते थे क्योंकि वो उनके काम का था। तो अब क्या होता है, 1952 में ये जो जनता द्वारा चुना गया था पीएम मोसादेग, ये क्या करता है कि ऑयल को एकदम नेशनलाइज कर देता है। अब जब ऑयल नेशनलाइज हो गया तो अब बाहरी कंपनियां आके ऑयल निकाल नहीं पाएंगी। अब इससे अमेरिका को बड़ा झटका लगता है। तो ये क्या करता है अमेरिका, ये मोसादेग जो प्रधानमंत्री होता है इसको हटा देता है, और जो सारी शक्तियां हैं, ये जो पपेट रूलर था यानी ये मोहम्मद रजा पहलवी, उसको सारी शक्तियां दे देता है। अब इससे क्या होता है, जो जनता होती है एकदम उनमें विद्रोह बढ़ जाता है, लेकिन वो विद्रोह जो है कंट्रोल कर लिया जाता है, उतना बढ़ने नहीं दिया जाता। तो बेसिकली धीरे धीरे ये जो विद्रोह है ना, ऐसे कंट्रोल कर लिया जाता है, लेकिन ये विद्रोह एकदम धीरे 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 बढ़ता रहता है। तो बेसिकली ये जो मोहम्मद रजा पहलवी था, इसके पास शासन आ तो जाता है, सब चीजें फिर वैसे ही हो जाती हैं नॉर्मल, एकदम जो ईरान के संबंध थे अमेरिका से, यूरोप से, सब एकदम बेहतरीन हो जाते हैं जब तक ये मोहम्मद रजा पहलवी था शासन में। लेकिन ये मोहम्मद रजा पहलवी के नाते ना पूरी जनता एकदम पागल हो गई थी, एकदम विद्रोह की कगार पे आ गई थी, बहुत ही शांत कर दिया जा रहा था। लेकिन कब तक शांत करोगे? तो साल आता है हमारा 1979, और इसमें होती है ईरान की क्रांति। अब ये जो ईरान की क्रांति होती है ना, इससे सारी चीजें बदल जाती हैं। अब जब तक 1979 से पहले मोहम्मद रजा पहलवी था, सारे रिश्ते अच्छे थे। ईरान के रिश्ते अमेरिका से अच्छे थे, ईरान के रिश्ते इजराइल से अच्छे थे, ईरान के रिश्ते यूरोप से अच्छे थे, सबसे अच्छे थे। क्यों? क्योंकि वो जो मोहम्मद रजा पहलवी था उनके मन की कर रहा था, उनको तेल निकालने दे रहा था, उनके कल्चर से भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था, सब चीज़ें उनके मन की ही कर रहा था, तो उनको भी एकदम अच्छा लग रहा था। अब लेकिन जनता एकदम उससे परेशान हो गई, तो एकदम उसने विद्रोह कर दिया और रिवॉल्यूशन हो गया। तो ये जो अभी छोटे छोटे रेवोल्यूशन हो रहे थे ना, तो उसमें जो था एक बहुत ही मेन लीडर था इनका, रुवोल्लाह खमेनेई। तो ये चूंकि जो पहले होते थे विद्रोह, उसको शांत करा दिया जाता था। तो ये जो रुवोल्लाह खमेनेई है ना, ये चले जाते हैं इटली, वहां पे रहते हैं। जब ये 1979 वाली क्रांति होती है, उसके बाद ये वापस आते हैं और ये पूरा जो टेक ओवर है कर लेते हैं पूरा ईरान को। और ये जो मोहम्मद रजा पहलवी है, ये वहां ईरान से भाग जाता है और अमेरिका में चला जाता है। तो अब ये जो रुवोल्लाह खमेनेई है, ये बनाए जाते हैं ईरान की क्रांति के बाद ईरान के पहले सुप्रीम लीडर।
अब इनके आते ही ना सारी स्थितियां बदल जाती हैं। ये जो अभी करंट टाइम पर विवाद हो रहा है, सब चीजें यहीं से शुरू होती हैं। अब ये क्या करते हैं, जितनी भी चीजें इसने की थी मोहम्मद रजा पहलवी ने, पूरा जो वेस्टर्न कल्चर थोप रहा था अपने देश पर, सारी चीजें हटाता है, बोलता है अपनी संस्कृति अपना सब कुछ बंद कर देता है। जितनी भी चीजें इसने एक्स्ट्रा कर रखी थी वेस्टर्न की तरफ प्रभावित होकर, सब चीजें बंद करता है, अपनी संस्कृति को बढ़ाता है, इस्लाम को बढ़ाता है, सब चीजें एकदम अच्छे से करता है, रुओला खमेनी। और एक चीज और करता है, ये यूएसए से कहता है कि तुम हमको मोहम्मद रजा पहलवी को दे दो, हम क्या कहते हैं उसको फांसी देंगे। अब अमेरिका अगर दे देगा ऐसे ही तो बेइज्जती हो जाएगा ना, बोलता है नहीं देंगे। तो क्या करता है ये ईरान, इसमें बहुत सारे ऐसे छात्र लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं कि अब चूंकि अमेरिका के रिश्ते ईरान से बहुत ज्यादा अच्छे थे, तो ईरान में अमेरिका के काफी एम्बेसी वाले लोग भी थे, डिप्लोमेट्स थे वहां पे ईरान की भूमि पर। तो वो क्या करते हैं, वो 52 डिप्लोमेट थे, उनको जो है कैद कर लेते हैं। अब ये चीज जो होती है ना, अमेरिका को बहुत गुस्सा आता है। अमेरिका बोलता है कि यार तुम ये उनको डिप्लोमेट को छोड़ दो। तो ईरान बोलता है कि अगर तुम वो मोहम्मद रजा पहलवी को दे दो तो हम तुम्हारे ये डिप्लोमेट को छोड़ देंगे। लेकिन वो ना यूएसए मानता है ना ईरान मानता है। इसी में थोड़ा इसका जो पूरा एकदम देश का दोनों के बीच का दूरी था ना, ये बढ़ने लगता है। तो अमेरिका कई बार एकदम प्रयत्न भी करता है, काफी ऑपरेशन भी चलाता है कि ये जो 52 डिप्लोमेट उनको छुड़ा लिया जाए, लेकिन ये सफल नहीं होता। तो जिसके कारण ये जो है काफी सैंक्शन वगैरह, फिर यहां से ही पूरा ये जो विवाद है इसकी स्टार्ट शुरू होने लगती है। तो अब ये पूरा सैंक्शन लगाता है, सब चीजें एकदम साम दाम दंड भेद सब कर लेता है, लेकिन ईरान जो है लौटाता नहीं है। फिर एक बार समझौता होता है, फिर वो जो पूरा अमेरिका था सारे सैंक्शंस वगैरह हटाता है, सब चीजें हटाता है, एंड उसके बाद वो 52 डिप्लोमेट उसको दे दिए जाते हैं अमेरिका को। ये समझौता हो तो गया था इनके बीच, लेकिन ये जब से ये स्थिति आई कि जब से मोहम्मद रजा पहलवी की सरकार वहां से गई ईरान से, तब से जो यूएसए है और ईरान है, इनके बीच में कभी भी संबंध सही नहीं हुए। हमेशा मतलब कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो बेसिकली जब से मोहम्मद रजा पहलवी की सरकार वहां ईरान से गई, तो ये जो यूएसए से था ईरान का संबंध, ये बहुत ही बिगड़ गया और कभी भी ठीक नहीं हुआ। कभी हमेशा ये विवाद इनका चलता ही रहता है। तो ये तो अमेरिका का हो गया कि ये अमेरिका का जो विवाद था ईरान से, यहाँ से ऐसे स्टार्ट हुआ। अभी जो युद्ध हो रहा है इसमें क्या दिक्कत है ये तो नहीं समझे हम। तो ये जो युद्ध हो रहा है ना, इसको समझते हैं। देखो अब क्या हो रहा है कि देखो अब ये जो रुओला खमेनी सुप्रीम लीडर बन गए, तो ये बहुत ही चीजें करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि 1948 में इजराइल बना था, तो मोहम्मद रजा पहलवी ने इजराइल को देश की मान्यता दे दी थी। तो ये जो रुओला खमेनी है, ये आते हैं तो कहते हैं नहीं, इजराइल को हम मान्यता नहीं देंगे, वो फिलिस्तीन की जगह पे बना है, इजराइल को हटना पड़ेगा, वहां पे फिलिस्तीन बनेगा। तो इस प्रकार ये अपनी जो मान्यता दी थी ईरान ने, वो ले लेते हैं वापस। अब यहां से सारी चीजें स्टार्ट होती है। मैंने आपको बताया ही कि ईरान क्या करता है, फिलिस्तीन को उसका हक दिलाने के लिए कि हिजबुल्लाह आतंकी संगठन बनाता है, हमास को बनाता है, ह्यूतीज को बनाता है, ये सब आतंकी संगठन को बनाता है इजराइल को परेशान करने के लिए, ताकि इजराइल वहां से छोड़ दे, भगा दे इजराइल को, और वहां पे जो पूरा फिलिस्तीन है वो बन पाए। किस लिए? क्रेडिट लेने के लिए, कह रहे सिया मुस्लिम देश ने उसको फिलिस्तीन को उसका हक दिला दिया, तो बेसिकली इसके लिए। एंड अब ये समझते हैं कि ये जो अभी करंट टाइम पर हो रहा है ये क्या से है, मतलब ये यूएसए क्यों अब आ गया है बीच में? अभी तक तो इजराइल और ईरान का ही हो रहा था ना। तो ये देखो, ये जो यूएसए है ना, ये इजराइल के लिए ही आया है। बेसिकली ये जो पूरा युद्ध है इसका एक ही कारण है, दैट इज परमाणु बम। ये जो ईरान है ना, परमाणु बम बना रहा है। अब देखो, अब आप सिंपल सा समझो ना, देखो ये जो ईरान है ये चाहता है कि इजराइल वहां से हट जाए, पूरा जो है फिलिस्तीनियों को उनकी जगह मिल जाए, ये चाहता है। अब इसके लिए इसने इतने आतंकी संगठन बनाए, हिजबुल्लाह बनाया, हमास बनाए, हुतीज बनाए, सबको जो है हथियार भी सप्लाई करता रहता है ईरान। अब लेकिन तब भी जो इजराइल को ये हानि नहीं पहुंचा पा रहा है। अब इजराइल को तो हटाना है, इसका एकदम गोल है कि इजराइल को वहां से हटाना है, फिलिस्तीनियों को उनका हक दिलाना है। तो अब ये क्या कर रहा है, परमाणु बम बना रहा है। अब आप समझो, अगर ये इतना मेहनत कर रहा है, बताओ इतना आतंकी संगठन बनाया, इतना सब परेशान करने के लिए इजराइल को, अगर इसने परमाणु बम बना लिया तो इजराइल तो इतना सा ही है ना, अगर परमाणु बम मार दिया तो पूरा इजराइल यार समाप्त हो जाएगा। और कैसे फिर, मतलब इजराइल के लिए तो जीने मरने का सवाल है ना। तो इस कारण जब ये ईरान सोचता भी है ऐसे कुछ करने के लिए, परमाणु बम पे काम तो कर रहा है ना, तो जब ही इसको पता चलता है इजराइल को ऐसे कहीं पे काम हो रहा है या कुछ कहीं से खबर मिलता है, तो वहां पे ऐसे हमेशा ये मिसाइल मारता रहता है। अब ये अभी इतना स्केलेट क्यों हो गया है, ये जो अभी युद्ध बंद नहीं हो रहा है, तो ये क्या हुआ, ये लोग ऊब गए हैं कि मतलब कब तक ये बार बार ऐसे मना ही नहीं कर रहा है कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, परमाणु बम बनाने का जिद छोड़ दे तो ये सब एकदम शांत हो जाए, लेकिन ये मान ही नहीं रहा है। तो इससे क्या हुआ, ये लोग सोचे, जो अमेरिका है
है, ये इजराइल है, इनको ना आप एक ही समझो, ये अलग अलग नहीं है, ये साथ में ही खेल रहे हैं दोनों। ये इजराइल की मदद करने के लिए ही आया है यूएसए। तो अब ये क्या सोच रहे हैं कि अगर जैसे आपको पता होगा कि अली खमेनेई को मार दिया, तो थोड़ा ये सुप्रीम लीडर का समझ लेते हैं। 1979 में वो हुआ था क्रांति, तो वो जो बने थे वो थे रुवोल्लाह खमेनेई, पहले सुप्रीम लीडर। फिर इनकी जो डेथ हो जाती है 1989 में, उसके बाद सुप्रीम लीडर बनते हैं अली खमेनेई। वही अभी तक चले आ रहे थे। अभी जो पूरा मिसाइल मार के उनको मार दिया गया, तो अभी उनके बाद बने हैं उनके बेटे मुज्तबा खमेनेई, ये जो है थर्ड सुप्रीम लीडर हैं। तो इन्होंने सोचा, ये यूएसए ने, इजराइल ने, कि उनको मार देंगे, वही है पूरा मास्टरमाइंड, वही सब करा रहा है, तो सब चीजें शांत हो जाएगी, परमाणु बम बनाना बंद कर देगा। लेकिन अब यहाँ ईरान में क्या व्यवस्था है पता है? ये लोग ऐसे कम से कम 80-90 सुप्रीम लीडर का ऐसे लाइन बना के रखे हैं। अगर आप एक ऊपर से सुप्रीम लीडर मारोगे तो दूसरा खड़ा हो जाएगा, दूसरा मारोगे तीसरा खड़ा हो जाएगा। ये जो पूरा ऊपर वाला कमांड है ये कभी खत्म ही नहीं होगा। ये जो होता है ना, बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको बताया 2 प्रकार से होते हैं। सबसे पहले सुप्रीम लीडर होता है जो एक रिलीजियस व्यक्ति होता है, ऐसे उनका लाइन से रहता है, अगर ऊपर वाला मरा तो नीचे वाला, फिर नीचे वाला, ये कभी खत्म ही नहीं हो सकता है। एंड दूसरा जो राष्ट्रपति होता है, जिसको जनता चुनती है। तो इस प्रकार से हो गया। तो ये लोग सोचे कि अली खमेनेई को मार देंगे तो पूरा जो विवाद है, वो पूरा ये परमाणु बम बनाने का जो है ईरान का पूरा जिद, ये सब छूट जाएगा। लेकिन ये तो और बढ़ गया। क्यों? क्योंकि सुप्रीम लीडर तो कभी खत्म ही नहीं होगा। अब जो अली खमेनेई कर रहे थे, अभी वो आ गए, उनके बेटे मुज्तबा खमेनेई वही कर रहे हैं। तो जिस कारण ये जो विवाद है शांत ही नहीं हो रहा है। तो अब ये समझ लेते हैं कि ये युद्ध बंद कैसे हो सकता है। तो देखो बहुत ही सिंपल है। अगर ये जो ईरान है, ये समझौता क्यों नहीं हो पा रहा है? अगर ये जो ईरान है ये परमाणु बम बनाने का जिद छोड़ दे, तो ये पूरा जो युद्ध है एकदम खत्म हो जाए, शांत हो जाए, यूएसए भी शांत हो जाएगा, इजराइल भी शांत हो जाएगा, सब बेसिकली ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये मान ही नहीं रहा ना, बोल रहा है नहीं हम तो परमाणु बम बनाएंगे, मान ही नहीं रहा। अगर मान जाए तो पूरा युद्ध शांत हो जाए। अब देखो यार, बहुत ही दिक्कत है ना। अब इजराइल का अपना समझो, अगर उसने परमाणु बम बना लिया तो बस एक परमाणु बम फेंका, पूरा इजराइल समाप्त। छोटा सा तो इजराइल है ना। अब उसके लिए तो जीने मरने का सवाल है, अभी क्या कर सकता है अब उसकी मदद के लिए? अब ये जो अमेरिका वर्सेस आप ये ईरान समझो ही मत, ये तो अमेरिका जो है इजराइल के लिए आया है, अमेरिका को क्या दिक्कत है? अच्छा बताओ ना, अगर आप कह रहे हो कि अगर ऑयल के लिए आया है, तो ऑयल तो वेनेजुएला में पूरा उसका राष्ट्रपति को कैद कर लिया ना। वेनेजुएला में तो इतना सारा ऑयल है, कितना ऑयल क्या करेगा? ऑयल तो कारण हो नहीं सकता। अच्छा, बहुत लोग कह रहे हैं कि ये भी कारण है कि एप्स्टीन फाइल के बारे में आप बोल रहे होगे ना, तो एप्स्टीन फाइल, हाँ ये एक कारण हो सकता है। क्योंकि ऐसा है, बहुत से देशों में देखा गया है, जब ऐसे कई सरकार पर कोई आरोप लगता है या कुछ चीजें होती हैं जो ऐसे नेता के खिलाफ जाती हैं, तो नेता क्या करता है, किसी देश से ना युद्ध छेड़ देता है। अब इससे क्या होता है, सारा फोकस वहां पे चला जाता है और उसके जो कारनामे थे उससे वो जो पूरा फोकस होता है वो हट जाता है। तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल के कारण भी ऐसे इसी टाइम पर क्यों करना था जब एप्स्टीन फाइल आई थी। तो हाँ, ये भी एक प्रॉपर कारण है कि इस कारण भी अभी स्टार्ट कर दिया। और सबसे मेन कारण तो यही है कि ये जो परमाणु बम बनाने की जो जिद है ये छोड़ नहीं रहा है ईरान। अगर ये जिद छोड़ दे ईरान, तो ये जो पूरा मामला है ये सुलझ जाए। लेकिन ये ईरान भी कम थोड़ी है। तो यही पूरा कॉन्फ्लिक्ट था। अगर एक बार समराइज करके समझिए तो बस इतना ही निष्कर्ष निकलता है कि अगर ये ईरान जो है ऐसे अपना परमाणु बम बनाने का जो जिद है उसको छोड़ देगा, तो ये जो युद्ध है ना तुरंत खत्म हो जाएगा। जो यूएसए है ये भी शांत हो जाएगा, इजराइल ये भी शांत हो जाएगा। और ये जो ऐसे परमाणु बम बनाने का छोड़ना है जिद, इसको तो छोड़ना ही है। ये जो हमास को, हिजबुल्लाह को, हुतीज को, इनको ऐसे जो हथियार देता रहता है, इनको समर्थन देता रहता है, इसको भी बंद करना पड़ेगा। ये जो इतने गंदे गंदे काम करोगे तुम और फिर बोलोगे कि अरे सब ऐसे बजा रहे हैं, अरे भैया तुम इतना बताओ, उसको परेशान करके रखे हो इजराइल को। अब बोलते हैं ये जितने भी मुस्लिम देश हैं ये बोलते हैं कि इजराइल जो है ऐसे गलत आया है, वो फिलिस्तीन को हटा दिया। बताओ, फिलिस्तीनियों को उनका अधिकार दिलाना है। अगर ऐसे ही करोगे तब तो तुम्हारे जितने भी देश ऐसे बने हैं सब चले जाएंगे, क्योंकि तुमने जितने भी देश बना के रखे हैं सब तुमने ऐसे कब्जे ही तो किए हैं ना। अगर अभी हमने शुरुआत में बात किया था पारसी लोगों का, जो रोस्टियानिज्म धर्म का, तो वो जो धर्म था तो आप लोगों ने ही आक्रमण करके वो जो पूरा ससेजियन साम्राज्य था उसको नाश कर दिया, पूरा एकदम खत्म कर दिया, सबको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। आपने उनके देश पर कब्जा ही किया ना। अब वो पारसी लोग आए हमारे भारत से, अभी जाए ईरान में और बोले हमारा 2 देश, तुम जाओ यहाँ से, तो आप दोगे? नहीं दोगे ना। तो अब बेचारे, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि इजराइलियों ने सच में वो कब्जा ही किया है। अरे जब आपका ये जो इस्लाम है ये आया भी नहीं था, उसके हजारों सालों से इजरायली लोग वहीं रहते थे, तो सबसे पहले तो इजरायली लोग थे ना। ऐसा भी नहीं है कि वो ऐसे आए ही हैं, सबसे पहले वही थे। बेचारे कितनी बार भगाए हैं। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा किसी को सताया गया है, किसी धर्म वाले को, तो वो यहूदी धर्म वाले ही हैं। और आप बोल रहे हो कि नहीं वो ऐसे गलत आए हैं, उनको हटाना है, तो ये तो गलत है ना, ऐसे थोड़ी ना होता है।
तो ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है हमने समझ लिया। अब ये समझ गए आप, तो अब ये समझ गए तो क्या करोगे, थोड़ा कुछ अपना आइडियोलॉजी बनाओगे ना कि कैसे कौन सही है कौन गलत है कौन क्या कर रहा है सब समझोगे। तो आइडियोलॉजी बनाना भी चाहिए। अब जब सारी चीजें एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाए तो मैं थोड़ा अपना भी आइडियोलॉजी बता देता हूँ। तो देखो, सबको लगता है कि उनका धर्म जो है श्रेष्ठ है, सामने वाला धर्म खराब है, उनका धर्म श्रेष्ठ है। तो जितने भी ऐसे धर्म को जो मानते हैं ना, 99% वो नास्तिक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपना धर्म मानते हैं, वो सामने वाले का तो धर्म मानते नहीं। तो बेसिकली जो नास्तिक होता है वो एकदम कोई भी धर्म नहीं मानता। और जो ये आस्तिक होते हैं जो अपने धर्म को मानते हैं, ये 99% नास्तिक होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ अपना मानते हैं, बाकी लोगों का नहीं मानते। तो देखो, मैं ना कोई ऐसे धर्म को नहीं मानता, सब धर्म का सम्मान करता हूँ। और मेरे लिए सबसे बड़ा होता है धर्म के ऊपर ह्यूमैनिटी। तो ये पूरी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर जब आप अपनी आइडियोलॉजी बनाओगे ना, तो ये किसी धर्म को अपने ऐसे दिमाग में डाल के मत डालना है। उस धर्म के हिसाब से मत सोचना कि ऐसे इस्लाम के हिसाब से सोच लिया कि इजराइल गलत है, इजराइल को हटा दो, इजराइल हट जाना चाहिए, फिलिस्तीन को अधिकार दिलाओ। या आप यहूदी की नजर से ऐसे देखोगे कि अरे फिलिस्तीन गलत कर रहा है, फिलिस्तीन को हटा दो, ऐसे मुस्लिम लोग कितना गलत करेंगे, यहूदियों के साथ बहुत गलत हुआ है। तो ये भी गलत है। मानवता के आधार पर, ह्यूमैनिटी के आधार पर आप सोचोगे तो क्या इसका निष्कर्ष निकल सकता है कि अरे भैया, इजराइल भी जहां पे है वहीं रहो, फिलिस्तीन जहां है वहीं रहो। क्यों दोनों क्यों नहीं रह सकते? क्यों सिर्फ इजराइल को ही रखना है? क्यों सिर्फ फिलिस्तीन को ही रखना है? दोनों लोग भी तो रह सकते हैं ना। ह्यूमैनिटी की नजर से देखोगे तो ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है इसका इतना ही सोल्यूशन है। तो यही पूरा कॉन्फ्लिक्ट था। मैंने तो अपना 100% दिया है आपको समझाने के लिए। आई होप आप भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सब कुछ समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।